आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। एक किस्सा है 1857 के आसपास का। अंग्रेज किसी भी शर्त पर तहरीक आजादी की हर आवाज को दबाना चाहते थे, और इसकी जद में वो मुसलमान भी आए जो मुगलों के करीब थे। शक था कि कहीं इनकी मदद से मुगल फिर से न खड़े हो जाएं। दिल्ली के बल्लीमरान इलाके का एक मुसलमान इसी समय के खून खराबे से दुखी था। शायरी करता ही था, लेकिन इस दौर को भी अपनी डायरी में दर्ज करता रहा। और एक दिन उसकी हवेली पर भी दस्तक हुई। वो शख्स बाहर आया। सामने अंग्रेज सिपाहियों की एक टोली खड़ी थी। सर पर टोपी थी, जिस्म पर हाथ से बना हुआ एक चोंगा था, और उस चोंगे पर झूलता हुआ इजारबंद। एक अंग्रेज अफसर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या होता? उस शख्स ने अपना नाम बताया। अंग्रेज ने फिर पूछा, तुम लाल किला में जाता होता था? उसने जवाब दिया, जाता था, मगर जब बुलाया जाता था। अंग्रेज ने फिर पूछा, क्यों जाता था? उसने कहा, अपनी शायरी सुनाने। अंग्रेज, यू मीन तुम पोएट होता है? उसने कहा, होता नहीं हूं भी। अंग्रेज अब अपने असल सवाल पर आए। तुम का रिलीजन कौन सा होता है? उस शख्स ने सर झुकाया और कहा, आधा मुसलमान। व्हाट? अंग्रेज चौंक गया। उसको इस जवाब की उम्मीद कतई नहीं थी। नाराजगी से बोला, आधा मुसलमान क्या होता है? वो शख्स मुस्कुराया और सर उठाते हुए बोला, वही जो शराब पीता है लेकिन सुअर नहीं खाता। अंग्रेज ने एक पल उनके चेहरे को देखा और फिर जोर का ठहाका लगाया। उसे यह जवाब इतना मजेदार लगा कि उसने इस हाजिर जवाब शख्स को उसकी हाजिर जवाबी से खुश होकर छोड़ दिया। यह आधा मुसलमान वही शख्स था जो कहता था कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। एक शख्स जिसने उर्दू और फारसी को नई जमीन और नया आसमान दिया। एक ऐसा शायर जिसके पास जिंदगी के हर नर्म और नुकीले एहसास के लिए एक शेर मौजूद है। उस शख्स का नाम है असदुल्ला बेग खान, और दुनिया उसे कहती है मिर्जा गालिब। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। आज के एपिसोड में बात करेंगे मिर्जा गालिब की। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर अलग अलग मंचों से अक्सर कहते रहे हैं कि 19वीं सदी के सबसे बड़े पोएट हैं मिर्जा गालिब। इसमें वो दो बातें और जोड़ते हैं, देश ही नहीं दुनिया भर का सबसे बड़ा पोएट और सारी भाषाओं के कवियों लेखकों से बड़ा नाम। अपने वक्त से बहुत आगे की शायरी, और उस शायरी में भी फिलॉसफी की मौजूदगी। ये वो बातें हैं जो गालिब को गालिब बनाती हैं। रेख्ता.com में एडिटर हैं तौसीफ खान। गालिब पर इन्होंने काफी कुछ पढ़ा लिखा है। तौसीफ गालिब की शायरी के बारे में कहते हैं, तो गालिब जो है वो मतलब एक ऐसा शायर है जो अपने टाइम पे मतलब सबसे अलग है, और उस अलग होने की वजह जो है वो ये है कि गालिब के यहाँ जो है उस दौर के जो शुअरा हैं उनके मुकाबले में एक तरह की जिद्दत, नयापन पाया जाता है, और नयापन जो है वो उसके फिक्र और फलसफे की बुनियाद पर पाया जाता है। उसके यहाँ जो है वो एक तरह से उस जमाने में जो शायरी होती थी वो पुराने धड़े पे ही चलती थी। मसलन मीर ने जो शायरी की है उन्हीं मजामीन को या उन्हीं चीजों को उठा करके थोड़ा सा रद्द बदल करके लोग शायरी कर रहे थे। ठीक है, लफ्जों की तरफ ज्यादा जोर था लोगों का कि अच्छे से अच्छा जामा पहना दें, या ये कि अच्छे से अच्छे लफ्जों को बरत दें तो बहुत बेहतर शायरी हो जाएगी। लेकिन गालिब जो है वो लफ्जों के साथ साथ उसके अंदर मानवियत भी पैदा करता है, और वो मानवियत जो है वो फिक्र की सतह पर है, यानी उसकी शायरी इंसान को सोचने पे मजबूर करती है। खाली उसकी मजे की शायरी नहीं है जो आमतौर पर उस वक्त जो है हाय हुल्ला और वाह वाह के लिए शायरी होती थी। गालिब की शायरी फिक्र की शायरी है,
और उसके यहाँ फिलोसफिकल मजामीन भी बहुत ज्यादा हैं। जिस 18वीं शताब्दी के अंत में गालिब पैदा हुए थे, उसी शताब्दी के शुरुआत ने एक भयंकर अकाल देखा था, जिसके असर उस वक्त तक बरकरार थे। गालिब ने खुद अपनी कई चिट्ठियों में इसका जिक्र किया है। 27 दिसंबर 1797 ये वो तारीख थी जब गालिब आगरा में जन्मे थे, लेकिन ज्यादा दिन आगरा उन्हें रास नहीं आया। दिल्ली आ गए, शादी भी की और बच्चे भी हुए, लेकिन कोई भी बच्चा ज्यादा दिन तक जी ना सका। नतीजतन वहशत उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी हैं अकील अहमद, गालिब की शुरुआती जिंदगी का खाका बयान करते हैं, सुनिए। 27 दिसंबर 1797 उनकी तारीख पैदाइश है। आगरा में पैदा हुए। बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया अलवर की लड़ाई में। महाराजा अलवर के यहाँ वो सिपाही थे, उनके लौटते हुए उनका इंतकाल हो गया 4-5 साल की उम्र में। फिर उनके चचा नसरुल्लाह ने उनकी परवरिश की, लेकिन कुछ दिन बाद उनका भी इंतकाल हो गया। तो फिर वो अपने नाना के यहाँ गए, वहाँ उनकी परवरिश हुई। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी दिल्ली में, लोहारू हरियाणा में एक जगह है, तो वहाँ के नवाब थे उनके फादर इन लॉ, ससुर जो है इलाही बख्श मारूफ, उनकी बेटी उमराव बेगम थी, उनसे उनका निकाह हो गया। उसके बाद फिर वो दिल्ली आने जाने लगे। आगरा में अपने अमीर ननिहाल में जन्मे गालिब एक अमीर खानदान में ब्याहे भी गए, लेकिन गरीबी तंगहाली उनकी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई थी जिससे वो कभी उबर नहीं सके। हालांकि गालिब के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि तंगहाली और बदहाली के बावजूद उन्होंने जिंदगी अपनी शर्तों पर ही जी। कर्ज लेकर शराब पी, तंगहाली के बावजूद बग्घी से चलना नहीं छोड़ा, लेकिन अपने दुखों को, तकलीफों को बयान करना भी नहीं भूले। तौसीफ खान। कसम पुरसी की हालत है, वो हालत इनकी शायरी में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। एक जगह कहते हैं, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। यानी हम क्या याद करेंगे, यानी खुदा होते हुए भी हमारे ऊपर इतनी मुश्किलात हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। ये सब इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दवा करे कोई है, कोई वीरानी से वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया। ये सब वही शेर हैं जब इंसान इस हालत में होता है वो आए है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह के जो अशार जो गालिब ने लिखे हैं, वो सब उसी उनकी जो गुर्बत और मुफलिसी की जिंदगी जो है, उसी के तमाम जो है पैदा करदा अशार हैं। गालिब की शायरी और जिंदगी का जब भी कहीं जिक्र होता है तो एक शायर और आता है जो गालिब के ही समकालीन थे, लेकिन गालिब और उनके बीच जिंदगी भर ठनी रही। ये थे मशहूर शायर ज़ौक़ साहब की बहादुर शाह जफर के दरबार में बढ़िया कट रही थी और गालिब की मुश्किलों में। दोनों एक दूसरे को कमतर मानते रहे। एक किस्सा है, किस्सा क्या है, एक पूरी गजल ही है जो ज़ौक़ और गालिब के बीच की लड़ाइयों को बयान करती है। हमारे साथी कुलदीप मिश्र से सुनिए। देखिए, ये तो बड़ा मशहूर किस्सा है और ये उस दौर की बात है जब ज़ौक़ दरबारी शायर हुआ करते थे बहादुर शाह जफ़र के दरबार में। शानो शौकत एक होती थी, पालकी में बैठ के वो चलते थे। तो ऐसे ही वो एक बार जा रहे थे, उनकी पालकी, उनकी सवारी जा रही थी लाल किले की ओर और कुछ सिपाही उनके साथ चल रहे थे। तो गली के कोने से एक आवाज़ उभरती है और आवाज़ ये थी कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। और ये आवाज़ गालिब की थी, आवाज़ को पहचानते थे ज़ौक़। तो वो सीधे बादशाह जफ़र के पास गए, उन्होंने शिकायत की कि साहब ये गालिब जो है बड़ा बदतमीज़ होता जा रहा है। तो बोले क्या हुआ? बोले इस तरह से उसने मुझ पर फप्तियाँ कसी हैं। बोले क्या कहा है? बोले कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो ये न सिर्फ मुझ पर बल्कि मुगलिया दरबार पर भी तंज है। ये कह करके उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को उकसाया और जफ़र साहब ने फिर बुलाया चचा गालिब को और उनसे ये पूछा कि मिर्ज़ा, ये बात मुझ तक पहुँची कि तुम राह चलते बदतमीज़ियाँ करते हो, उस्ताद ज़ौक़ पर जुमले उछालते हो। तो ये बोले कि जहाँपना मैं ये गुस्ताखी क्यों करने लगा भला? तो बादशाह ने कहा कि अगर वो गुस्ताखी नहीं है तो फिर क्या था जो ये पंक्ति है, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो गालिब हाजिर जवाब तो थे ही, बोले कि ये जहाँपना मेरी ये गज़ल का मिसरा है, कोई जुमला नहीं है। बोले अच्छा, मिसरा तो उम्दा है पर ज़रा शेर पूरा करके दिखाएं मिर्ज़ा। तो वहीं पर उन्होंने ये शेर कहा। ये कहा जाता है कि ये शेर उन्होंने त्वरित शायरी की और उन्होंने ये मिसरा पूरा किया इस तरह से कि बना है शाह का मुसाहिब
फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ज़ौक़ को यकीन नहीं हुआ, उनको लगा कि गालिब बातें बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक शेर से काम नहीं चलेगा, आप पूरी गज़ल सुनाइए। तो गालिब ने फिर वो पूरी गज़ल सुनाई और वो बड़ी मशहूर गज़ल है। और इसका ये शेर बतौर ख़ास मुझे बहुत पसंद भी है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख कि जुस्तजू क्या है। दोनों के बीच ये तनातनी और गालिब की फाका मस्ती तब तक चली जब तक ज़ौक़ इस दुनिया फ़ानी को अलविदा नहीं कह गए। ज़ौक़ का जाना गालिब के अच्छे दिनों की शुरुआत थी। तौसीफ खान 1850 के में जब जो है ये जो थे मतलब इनका ताल्लुक जो है वो किले मोहल्ला से हो गया, बहादुर शाह जफर के यहाँ से, यानी जो लाल किला है वहां से इनका ताल्लुक हो गया। ठीक है, तो वहां इनको कुछ वजीफा वगैरह थोड़ा बहुत मिलने लगा, उससे इनका गुजर बसर होने लगी। अब इनका थोड़ा टाइम बेहतर आ गया। फिर ज़ौक़ का इंतकाल हो गया, जो कि एक शायर थे बहादुर शाह जफर, उनसे इस्लाह लेते थे। जब उनका भी इंतकाल हो गया उस्ताद ज़ौक़ का, तब अब इनको जो है बहुत ही बहादुर शाह जफर जो थे वो अपना कलाम जो है वो इनको दिखाने लगे, यानी इनसे इस्लाह लेने लगे। तो ये जो 6-7 साल इनके बड़े चैन के साल गुजरे हैं। लेकिन ये अच्छे दिन बहुत ज्यादा दिन नहीं चले। देश में अंग्रेजों का राज दस्तक दे चुका था। मुगल बादशाह अपने अंतिम दिन गिन रहे थे और गालिब फिर उसी अभाव से गुजर रहे थे जहां वो पहले थे। चुन चुन के अंग्रेज ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जिनके मुगलों से किसी तौर पर भी ताल्लुकात थे। अकील खान इसी दौर का एक किस्सा बताते हैं। एक वाकया ये भी है कि 1857 आने के बाद जितने भी किले से ताल्लुक रखने वाले थे उन सबको चुन चुन कर या तो फांसियां दी जा रही थी या जो है उनको काला पानी भेजा जाता। तो गालिब के मिलने वाले बहुत ही इनके समझिए रहनुमा थे वो, और तो मौलाना फजल खैराबादी उनको भेज दिया गया वहां से, काला पानी की सजा हो गई। गालिब ने अपने आप को बचाया वो इस तरह से कि उन्होंने कि वो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, जो कुछ हुआ जिसे उनके लताइज भी मौजूद हैं। तो किसी ने पूछा, किसी अंग्रेज ने, भाई तुम क्या हो, मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा आधा। वो तो उससे पूछा वो कैसे, लतीफे जो है बहुत सारे मशहूर हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं शराब पीता हूँ, गोश्त नहीं खाता। इस तरह की बातें उनके उसमें तो। लेकिन ये कि गालिब जैसे उनकी अपने जहन की वजह से उनका अपने आप को बचाया उन्होंने। उस किले से लाताल्लुक हो गए, बहादुर शाह जफर से लाताल्लुक हो गए। और 3 साल जो दिल्ली का मुहासरा था, घेरा था कि न कोई आ सकता था न कोई जा सकता था, वो बहुत पेनफुल थे। वो गालिब की जो अपने जाती चीजें थी किसी के मरने जीने से, बल्कि वो 3 साल उन पे ज्यादा भारी पड़े कि वो तो ये कहते थे कि मैं फला मर गए, मतलब मेरे सामने सब चले गए, लेकिन मैं मरूंगा तो रोने वाला भी कोई नहीं होगा। उनके अंतिम दिनों का एक किस्सा और है जो दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद गालिब कितने बेपरवाह रहे। आखिरी दिनों में गालिब के जिस्म में भयंकर दर्द होता था। एक रोज दर्द से करा रहे थे वो, और उनके एक शागिर्द थे मजरूह। वो आए और देखा तो उनके पैर दबाने लगे। गालिब ने शर्मा शर्मी में थोड़ा मना किया तो मजरूह बोले कि बुरा लग रहा है तो आप मुझे पैर दबाने की मजदूरी दे दीजिएगा। गालिब मान गए। पैर दबाने के बाद जब मजरूह ने अपनी मजदूरी मांगी तो गालिब दर्द के बावजूद हंसते हुए बोले, कैसी मजदूरी भाई, तुमने मेरे पांव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर। गुरूर के जिक्र के बगैर गालिब की शायरी पर बात पूरी नहीं हो सकती। तमाम शायरी के चाहने वालों ने गालिब की शायरी के गुरूर को बहुत पसंद किया है। हालांकि तौसीफ खान इसे अलग तरह से देखते हैं। ये एक्चुअली ठीक नहीं है। इसके लिए एक तो ताली वर्ड यूज होता है पोएट्री में, खुददारी कह लीजिए, वो यूज होता है। तो गालिब के यहाँ जो है वो गुरूर जिसको आप कह रहे हैं वो दरअसल आप ताली कहना चाह रहे हैं। और कहता है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और गालिब ताली के बुनियादी तौर पर शायर है, और ताली को आप कह सकते हैं कि मगरूर शायर है, इसमें कोई शक नहीं। अपने बराबर किसी को नहीं तकता है। उस जमाने में मतलब दूसरे लोग उसका मजाक बनाते हैं। वो ये भी कहता है कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह गर नहीं, मेरे अशार में माना न सही। जिस मजलिस में जाता है वो
तो उस मजलिस में मतलब अगर उसकी हस्बे तवक्को है, उसकी पजीराई नहीं होती है तो वो उठ के भी चला आता है। इस तरह का वो शायर है जिसको आप गुरूर की बात कर रहे हैं। एक 1840 की बात है गालिबन। ये गालिब जो है वो इनको जो दिल्ली कॉलेज है अपना, यहाँ पे इनको एक इंटरव्यू के लिए जाना और वहां पर इनको प्रोफेसरी की तकर्रुरी यानी वहां पर अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट होना था इनको। तो ये गालिब जो थे वहां पे जो बच्चे हैं तो वहां का जो प्रिंसिपल था वो इनका जानने वाला था। तो वो इनको जो पालकी से उतरे हैं तो ये उनके वेलकम के लिए, इस्तकबाल के लिए नहीं आया। तो गालिब ने वो नौकरी छोड़ दी, इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अब कहने लगे कि भाई आप हमारे इस्तकबाल में क्यों नहीं आए। तो ये है मतलब वो जो उनके अंदर गुरूर था या उनके अंदर जो ताल्ली थी। गालिब पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को करीब से देखने के बावजूद अपनी शायरी में उसका कहीं जिक्र नहीं किया। अकील खान इन आरोपों के बारे में कहते हैं, गालिब पर यह भी होता है कि गालिब ने अपनी शायरी में वो 1857 का कहीं जिक्र नहीं किया बल्कि अंग्रेजों की तारीफ की। लेकिन जो उनके लेटर्स थे, खतूत हैं, वो एक तरह से उर्दू प्रोज का एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें उन्होंने पहले बड़े बड़े अलकाब आदाब हुआ करते, लेकिन उन्होंने सबको हटाकर बहुत आसान जुबान में वो ऐसी नस्लनिगारी की है, ऐसा खत लिखा है कि लोगों के समझ में आ जाए और एक नई गद्य शैली जिसे कहते हैं उसका उन्होंने आगाज किया। वो भी अपने आप में अगर ये भी कहा जाता है कि अगर गालिब शायरी न करते तो उनके खतूत ही उनको ये आज का जो मुकाम है उनका वो दिलाने के लिए काफी थे। न किसी धर्म का गुलाम, न किसी बादशाह की गुलामी, न किसी जगह टिक सके और न दुनिया उन्हें संभाल सकी। गालिब की जिंदगी के बारे में यह कहा जा सकता है, 15 फरवरी 1869 को गालिब इस दुनिया को छोड़ गए। जिंदगी भर शायरी के अलावा उन्होंने जो भी किया, शराब, जुआ या कर्ज, गालिब को पता था कि इसको लेकर दुनिया उनके बारे में क्या कहती। उन्होंने कहा भी तो था, होगा ऐसा कोई जो गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। 154 साल हो गए गालिब को गए हुए, लेकिन उनकी शायरी अब भी नई ही लगती है, मौजूदा वक्त की लगती है। शायरों को दुनिया से हमेशा से शिकायत रही होगी कि दुनिया ने जीते जी उन्हें वो शायद नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। गालिब को भी होगी और होनी भी चाहिए। आज ढेरों उपक्रम और कोशिशें चल रही हैं कि बड़े शायरों की शायरी आम लोगों तक पहुंचे, जिनमें गालिब भी हैं। लेकिन उस वक्त गालिब कितनों को समझ आए थे, ये उनकी जिंदगी की तकलीफें देखकर समझा जा सकता है। दुनिया से नाउम्मीदी हमेशा शायर को कुछ बड़ा और अपने वक्त से आगे का कहलवाती है, लेकिन अगर दुनिया से इसके बदले शायर को भी कुछ फौरन मिले तो कितना अच्छा हो। बादशाहों के दरबारों से लेकर दुनिया तक गालिब कितने नाउम्मीद हुए होंगे कि उन्होंने ये कहा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। दामे हर मौज में है हल्काए सद काम नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आज गालिब पर फलसफे लिखे जा रहे हैं, उनके एक एक शेर पर 20-20 तरह की रिसर्च हो रही है। ये बतौर शायर उनकी कामयाबी तो है, लेकिन अगर इतना वक्त लगे कामयाबी को तो ये मान लिया जाना चाहिए कि देर, बहुत देर हो चुकी है। ये था हमारा आज का नाम गिरामी गालिब पर। आपको कैसा लगा बताइएगा radio@aajtak.com पर। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन त्रिवेदी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।